एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जॉन मिल्टन का वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक है जॉन मिल्टन का। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट को विथ लाइंस, उसके कैरेक्टर के साथ पूरा कवर करने वाले हैं। पैराडाइज लॉस्ट से आपके क्वेश्चन पेपर में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जहाँ भी पैराडाइज लॉस्ट से जो भी क्वेश्चन आता है, जैसा भी आता है, सब एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद में आपको कहीं दूसरे चैनल पर भटकने की या कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था 1667 में, आया था ये 1667 में आया था। इट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। ये एक एपिक पोएम है, महाकाव्य पोएम है, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। ये 12 बुक में डिवाइड है, 12 बुक में डिवाइड है। देखो इसमें दो पॉइंट मैंने पढ़ा है, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी है। अगर इसका जनरा पूछा जाए तो ये एपिक पोएम है। किस वर्स में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। कितनी बुक्स में डिवाइड है? 12 बुक में डिवाइड है। फिर तीसरा इसका पॉइंट आता है, इट इज नोटेबल फॉर इज ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। इसमें क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए ये जानी जाती है। कौन सी? पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज भी है, उसके लिए ये जानी जाती है। फोर इसका आता है क्वेश्चन, इट वाज स्टार्टेड इन 1658। जॉन मिल्टन ने इसे 1658 में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन ये कंप्लीट हो पाई थी 1665 में और पब्लिश हुई थी 1667 में विथ 10 बुक्स। यानी जब ये पहली बार पब्लिश हुई थी पैराडाइज लॉस्ट, तो इसमें 10 बुकों के साथ पब्लिश हुई थी। कब से लिखना स्टार्ट किया था? 1658 से लिखना स्टार्ट किया था। कंप्लीट कब हुई थी? 1665 में हुई थी। इट इज रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ। और ये कब लिखी गई थी? लास्ट फेज पर लिखी गई थी मिल्टन के जीवन में। यानी जब मिल्टन की लाइफ अपने अंतिम पड़ाव पर थी, उस समय ये एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी। इन कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स। कितनी बुकों के साथ? 10 बुकों के साथ। जहाँ कंसिस्टेड का आ जाए ऑप्शन के, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्टेड ऑफ, तो इसमें 10 बुक्स के साथ ये बनी थी किताब। सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 विद 12 बुक्स। और इसका दूसरा एडिशन आया था 1674 में 12 बुकों के साथ। दूसरा एडिशन 1674 में आया था 12 बुकों के साथ। पहला 1667 में आया था 10 बुकों के साथ। द बुक हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस बुक की ग्रांड स्टाइल की प्रशंसा की है। उन्होंने इसे बताया शानदार स्टाइल या ग्रांड स्टाइल। किसने बताया है इस बुक को? मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया है। ये भी आपके जो है कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट को ग्रांड स्टाइल किसने बताया था? तो ये बताया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। द पोएम कॉन्सर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। ये पोएम है, ये एक बाइबल की कहानी से, द फॉल ऑफ मैन से ली गई है। द टेम्पटेशन ऑफ आदम एंड ईव। यहाँ इसमें टेम्पटेशन यानी लालच दिया था आदम और ईव को बाय फॉलन एंजल, शैतान के द्वारा, एंड देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। आदम और ईव को गॉड ने बनाया था एक गार्डन ऑफ ईडन की रखवाली करने के लिए, बाकी उन्हें कोई काम नहीं था।
तो इसमें गॉड ने उन्हें मना कर दिया था कि इसमें एक वृक्ष है, पेड़ है, ट्री है, नॉलेज ट्री, उसका फल नहीं खाना है। लेकिन इसने, एंजल ने, शैतान ने, रेबेलियन ने, जिसने विद्रोह कर दिया था, उसने क्या करा, ईव को लालच दे लिया, उसे टेम्प्ट कर लिया और उससे ये डिसओबीडेंस ईश्वर का हो गया था। तो यही इसमें इसकी कहानी है, आदम और ईव जो गार्डन ऑफ ईडन की रखवाली करते थे, तो उन्हें किस तरह से टेम्प्ट किया था शैतान ने। शैतान कौन था? रिबेलियन था, एक फॉलन एंजल था जिसका असली नाम लूसीफर था, जो पहले गॉड के दरबार में रहता था, लेकिन फिर उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, मैन फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडेंस। जो बुक फर्स्ट है, थीम है उसकी, पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की जो थीम है वो है मैन्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडेंस। कि जो व्यक्ति था, जो मानव बनाया था ईश्वर ने, उसने अवज्ञा की थी, आज्ञा नहीं मानी थी और गॉड की, जिसके कारण उसे धरती पर आना पड़ा। तो फ्रॉम हेवन टू अर्थ, वो स्वर्ग से, गार्डन ऑफ ईडन से कहाँ आया, धरती पर आया, भगवान की, ईश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उसका पतन हुआ। स्टार्टिंग में जॉन मिल्टन क्या करते हैं, ही इन्वोक्स आवर हेवनली म्यूज एंड आस्क फॉर हेल्प इन रिलेटिंग एम्बिशियस स्टोरी द गॉड्स प्लान फॉर ह्यूमन काइंड। तो इसमें इन्वोक्स करते हैं, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं जॉन मिल्टन म्यूज का, और उनसे हेल्प मांगते हैं, सहायता मांगते हैं अपनी इस कहानी को पूरा करने के लिए। जो गॉड का जो प्लान था, योजना थी ह्यूमन काइंड बनाने के, मानव बनाने के संबंध में, तो उस महत्वाकांक्षा से संबंधित इस कहानी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, हेवनली म्यूज का आह्वान करते हैं। कौन? जॉन मिल्टन। इट इज़ द मैनर ऑफ वर्जिल एनेड। ये जो कहानी है, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एपिक लिखी है, ये वर्जिल के एनेड से ली है। जो सोर्स है इसका वर्जिल के एनेड से ली है। His purpose is to justify the ways of God to man। और उनका उद्देश्य था जस्टिफाई करने का गॉड के द्वारा, गॉड को मैन के लिए, व्यक्ति के लिए, कि किस तरह से मैन आया है उसको जस्टिफाई करने का उद्देश्य था जॉन मिल्टन का। 7th बुक इज द शॉर्टेस्ट बुक ऑफ 140 लाइन। जो 7th बुक है वो सबसे छोटी बुक है, 640 लाइन है उसकी। मैंने एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं लिया है, सारे पॉइंट वही रखे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी बुक कौन सी है? 7th बुक है। कितनी लाइनें हैं उसमें? 640 लाइनें हैं। 9th बुक इज द लॉन्गेस्ट बुक विद 1189 लाइन। और जो 9th बुक है, नवी बुक है, वो सबसे लंबी बुक है जिसमें 1189 लाइन्स है, मतलब 1189 लाइन्स है। 1189 लाइन है 9th बुक में, और सबसे लॉन्गेस्ट बुक है। शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? 7th बुक है, 640 लाइन के साथ। अब इसमें बुकों की थीम लिखेंगे, किस बुक में क्या दे रखा है। थीम ऑफ बुक 1 to 12, यानी 1 से लेकर 12 तक की बुकों में क्या क्या सार है उनका, क्या थीम है उन बुक की। तो बुक फर्स्ट हमारी आती है, बुक फर्स्ट में है फॉल ऑफ मैन, यानी व्यक्ति गिरता है। इन्वोकेशन, वो म्यूज को इन्वोकेट करते हैं। सैतान एंड हिज बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स पैंडेमोनियम। और जो शैतान है और उसका जो, और उसके साथ जो फॉलन एंजल हैं, उसके साथी हैं, उन्हें हेवन से बैनिशमेंट किया जाता है, हेवन से निकाला जाता है, और वो कहाँ आ जाते हैं? हेल में आ जाते हैं, जिसका नाम वो क्या रखते हैं? पैंडेमोनियम रखते हैं। यानी पैंडेमोनियम किसे बोलते हैं? हेल को बोलते हैं, नर्क को बोलते हैं, शैतान द्वारा बनाया हुआ घर।
तो ये की बुक फर्स्ट की थीम। बुक सेकंड में होती है काउंसिल ऑफ एविल स्पिरिट्स टेम्प्ट आदम एंड ईव। तो बुक सेकंड में क्या होती है, काउंसिल होती है, सभा होती है, जो बुरी आत्माएं होती हैं यानी जो शैतान है उनके साथी हैं, तो वो क्या योजना बनाते हैं आदम और ईव को लालच कर देने की। और उनके गेट पर गार्ड कौन है, सिन और डेथ है। सिन और डेथ जो क्या है, शैतान की पुत्री है और उसका बेटा है। तो ये कौन है, गार्ड हैं किसके, हेल के यानी नर्क के द्वार के गार्ड हैं, ये चपरासी हैं एक तरह से। बुक सेकंड में इनके बारे में बताया है। बुक 3 आती है। बुक 3 में गॉड सीज द फॉल सेंड्स राफेल टू वार्न एडम एंड ईव। इसमें उन्हें गिरे हुए जो है रेबेलियन जो है शैतान और उसके साथी हैं उन्हें देखता है और भेजता है राफेल को चेतावनी देने के लिए आदम और ईव को कि उनसे सावधान रहें। उसमें सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टेक द सिन। तो और उसमें क्या होता है, उसको साथ सैटन जो गॉड का सन है वो अपने आप को सेक्रीफाइस के लिए, त्याग के लिए जो है तैयार करता है, जो उसने सिन किया है उसके लिए। सैटन डिस्गाइज्ड आस्क्ड यूरियल द वे द अर्थ। और इसमें बुक 3 में ही शैतान क्या होता है, अपना रूप बदलता है, वेश बदलता है और यूरियल से पूछता है अर्थ जाने का रास्ता। यहाँ यूनिल हो गया, ये यूरियल होगा, तो उससे अर्थ पड़ जाने का रास्ता पूछता है वेश बदलकर यूरियल से। बुक 4 आती है हमारी ए गार्ड ऑफ ईडन। गार्ड ऑफ ईडन जो है उसमें दिखाया जाता है ईडन का गार्ड सैतन टेम्प्ट ईव इन ड्रीम। सैतन क्या होता है, सपने में ईव को लालच दे देता है, अरेस्ट कर लेता है उसे, लेकिन दोबारा से क्या कर फिर उसके बाद में सैतन क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, लेकिन उससे दोबारा से वो अपनी चालों से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। यानी सैतन जब ईव को लालच दे रहा होता है एक टैडपोल फ्रॉग बनकर, मैडक बनकर, तो उस समय क्या होता है, उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो फिर अपने आप ही क्या हो जाता है, अपनी ताकतों से आज़ाद हो जाता है शैतान। बुक 5 में ईव टेल्स हर ड्रीम टू आदम। और बुक 5 में ईव जो अपने सपने में जो टेम्प्ट किया था शैतान ने, उस सपने को, ड्रीम को आदम से बताती है और डेली के रूटीन के काम करती है, तभी के लिए चली जाती है। राफेल कम्स, राफेल आता है वेंकट इन्फॉर्म अबाउट द रिवोल्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स। और उसे क्या कहता है, इन्फॉर्म करता है, सूचना देने के लिए कि कुछ एंजल्स ने, कुछ गॉड के देवदूत ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उन्हें क्या हुआ है, हेवन से निकाल दिया गया है। तो इसकी सूचना देने के लिए बुक 5 में राफेल से आता है। राफेल क्या है, एक एंजल है जिसे गॉड ने भेजा है आदम और ईव को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए। बुक 6 आती है। बुक 6 में राफेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट बुक। और इसमें जो 6 है उसमें राफेल से वो कहानी सुनाता है उनके रिवोल्ट ऑफ एंजल यानी विद्रोही एंजल्स के बारे में। बुक 6 में किसे सुनाता है, आदम को सुनाता है राफेल। बुक 7 में आती है स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज नरेटेड टू आदम एंड ईव बाय राफेल। और इसमें वो कहानी सुनाता है क्रिएशन की, इस संसार को उत्पन्न करने की, धरती बनने के बारे में, किसे, आदम और ईव को। कौन सुनाता है, राफेल सुनाता है। किस बुक में सुनाता है, बुक नंबर 7 में सुनाता है उन्हें। बुक 8 में आदम नरेट्स हिज स्टोरी एंड ईव टू राफेल। आदम अपनी कहानी कैसे बताता है, अपनी कहानी बताता है और ईव को किसके लिए, राफेल के लिए। फिर बुक 9 आती है
टेम्पटेशन डिसओबीडियंस बाय आदम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट। और बुक 9 में क्या होता है, ईव जो होती है वो लालच में आ जाती है और अवज्ञा कर देती है गॉड की और उस फल को खा लेती है, जिसे खाने के लिए गॉड ने मना किया था कि तुम इस गार्डन ऑफ ईडन में रहो, स्वर्ग में रहो, सब चीज़ तुम्हारी है, बस सिवाय एक इस वृक्ष के फल को, तुम्हें बस एक ये फल नहीं खाना है और बाकी सब कुछ तुम्हारा, जैसे मर्जी चले वैसे घूमो फिरो, आज़ाद हो तुम बिल्कुल। लेकिन वो क्या करता है, शैतान उसी से डिसओबीडियंस करा देता है इसका और वो फल को खा लेती है ईव, और साथ साथ आदम भी उसका साथ देता है और फल खा लेता है बुक 9 में। बुक 10 आती है, उसमें दिखाया है उन्होंने डिवाइन जजमेंट, यानी ईश्वर का निर्णय आता है। सैटन गोज टू पेंडिमोनियम, सैटन कहाँ चला जाता है, अपने पेंडिमोनियम में चला जाता है, हेल में चला जाता है। और आदम एंड ईव रिपेंट, और आदम और ईव को क्या होता है, पछतावा होता है। सैतन एंड हिज फॉलन एंजल बिकम सरपेंट, और सैतन और उसके जो एंजल होते हैं, साथी होते हैं स्वर्ग से निकाले हुए, वो क्या हो जाते हैं, सारे सांप बन जाते हैं। उन्हें सरपेंट सांप बनने का श्राप दे दिया जाता है, सजा दी जाती है, उन्हें सांप बना दिया जाता है। बुक 11 में गॉड एक्सेप्ट आदम्स रिपेंटेंस, और बुक 11 में गॉड स्वीकार कर लेते हैं आदम का पश्चाताप, यानी वो प्रायश्चित करता है। बट लेकिन उन्हें बैनिश हिम फ्रॉम पैराडाइज विद ईव, लेकिन उसे पैराडाइज से, स्वर्ग से निकाल दिया जाता है ईव के साथ। माइकल एग्जीक्यूट्स द सेंटेंस, और उनसे कौन निकलने के लिए कौन कहता है, माइकल कहता है, जो एक एंजल है। ईव्स ग्रीफ ऑफ एट द लॉज ऑफ पैराडाइज, और ईव को बहुत दुख होता है किसका, पैराडाइज खोने का, छोड़ने का। बुक 11 में माइकल इनविजिलेंस द फेट ऑफ मैन, और माइकल क्या उन्हें बताता है मानव का भाग्य। फिर आती है बुक 12, 12वीं बुक। इसमें माइकल विजन स्टिल काउंटिन्यूअस, यानी माइकल उसे लगातार समझाता रहता है कि मैन की उत्पत्ति, तुम्हारी उत्पत्ति किस कारण से हुई है, अब क्या करना है। आदम एंड ईव हियर द फ्यूचर, आदम और ईव क्या सुनती हैं, अपना भविष्य सुनते हैं। रेडेम्पशन आउट ऑफ पैराडाइज, और क्या होते हैं, बाद में वो पैराडाइज छोड़ दिए देते हैं, यानी पैराडाइज से उन्हें निकाल कर अर्थ पर छोड़ दिया जाता है, पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है। अब हमने इसके कुछ कैरेक्टर देखने हैं, मेन कैरेक्टर। हमने अभी क्या करी, 12 की 12 बुक की चर्चा की कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुकों की थीम क्या थी और इसमें जो कैरेक्टर आए थे उनका क्या रोल था। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर होता है सैटन। सैटन कौन है, हेड ऑफ रेविलियस, यानी जो विद्रोही हैं उनका हेड है, प्रमुख है। हु हैव जस्ट फॉलन फ्रॉम हेवन, जिसे क्या हुआ है, अभी अभी स्वर्ग से निकाला गया है। एज द पोएम्स एंटागोनिस्ट, और ये एपिक पोएम का क्या है, एक एंटागोनिस्ट है, यानी विलन है। सैतन लूसीफर इज द ओरिजिनेटर ऑफ सिन, और ये कौन है सैतन, इसका लूसीफर नाम है। इसका जो जब ये हेवन में रहता था, गॉड के पास रहता था, तो इसका नाम लूसीफर था, जिसे सैटन बोला जाता है उसके रिवेलियन के कारण। और ये कौन है, ओरिजिनेटर ऑफ सिन, यानी पाप को उत्पन्न करने वाला है। कौन, सैटन। सेकंड कैरेक्टर आता है इसका बेल्जेबब। बेल्जेबब होता है सैटन्स के सेकंड कमान, यानी सैटन के बाद में दूसरा जो निकाला जाने वाला कौन था, विद्रोही कौन था, बेल्जेबब था। ही सजेस्ट, वो सुझाव देता है कि दैट इन्वेस्टिगेट द न्यूली क्रिएटेड अर्थ, के जो गॉड ने एक नई अपनी क्रिएट बनाई है, अर्थ बनाई है, उसे ढूंढने की, खोज करने की, उसकी सुझाव कौन देता है, बेल्जेबब देता है। और जो सैतान का सेकंड इन कमांड है, यानी उसके बाद में दूसरा जो उसका नेता है विद्रोही एंजल्स का, तो वो कौन है, बेल्जेबब है। तीसरा इसका कैरेक्टर आता है बिलाल।
बेलियल है वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल इन हेल, यानी नर्क का एक प्रमुख डेविल राक्षस है, प्रमुख राक्षस में से एक है बेलियल। ही इज एबल टू परस्यू टू मैनी द डेवल्स विथ फॉल्टी रीजन, यानी इसमें क्षमता है, योग्यता है क्या करने की, जो है अपनी बुराई के द्वारा किसी को भी गलत काम करवाने की, गलत डिसीजन लेने की, परसुएट करने की, उसे क्या है इसमें एक योग्यता है बेलियल में। फोर कैरेक्टर आता है इसका मैमन। मैमन है ए डेविल नॉन, एक राक्षस है इन द बाइबल में एज द एपिटोम ऑफ वेल्थ, यानी धन का एपिटोम है वो। ही ऑलवेज वॉक्स, वो हमेशा टहलता है, हॉन्स्ट ओवर एज इफ सर्चिंग द ग्राउंड फॉर वैल्यूएबल, किसके लिए कि अपने लिए उपयोगी जगह की खोज करने के लिए हमेशा इधर से उधर घूमता रहता है। ही बिलीव्स, उसका विश्वास है हेल कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी हेल में सुधार किया जा सकता है बाई मीनिंग द जर्म्स एंड मिनरल्स दे फाइंड देयर, यदि वहाँ पर वो जेम्स और मिनरल वहाँ पर ढूंढ लेते हैं, यानी सामानों की खोज में, अपने काम की चीज़ों की खोज में वो इधर उधर घूमता रहता है। कौन? मैमन। 5 कैरेक्टर आता है इसका मल्सीवर। मल्सीवर होता है डेविल, एक राक्षस है हु बिल्ड्स पेंडेमोनियम, जिसने क्या बनाया है? पेंडेमोनियम बनाया है, शैतान्स पैलेस इन हेल, स्वर्ग में शैतान का महल बनाया है, जिसे क्या नाम बोलते हैं? पेंडेमोनियम बोलते हैं। वो किसने बनाया है? मल्सीवर ने बनाया है। इन कैरेक्टर के बारे में भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमारे एग्जाम में। 6 कैरेक्टर आता है मोलक। मोलक होता है ए रेस इरेशनल एंड नंबर मर्डरर्स ए डेवल, यानी ये खून खराबा करने वाला बहुत अधिक क्या होता है? डेवल है। कौन? मोलक। मोलक आर्ग्यूज इन पेंडेमोनियम दैट द डेवल शुड इंगेज इन अनदर फुल वॉर अगेंस्ट गॉड एंड सर्वेंट एंजल्स, यानी वो क्या देता है? सलाह देता है, तर्क देता है कि उन्हें शांत नहीं बैठना चाहिए, गॉड के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ पूरी तरह से, पूरी ताकत से युद्ध लड़ना चाहिए। किसके खिलाफ? गॉड के, और उनके सर्वेंट जो है एंजल रह गए हैं हेवन में, उनके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। तो ये खून खराबे से भरा हुआ है, ये खून खराबा बहुत चाहता है। तो ये कौन है? मोलक है। कौन करता है? इसमें क्वेश्चन यही आया, कौन एंगेज इन अनदर फुल वॉर अगेंस्ट गॉड एंड हिज सर्वेंट, यानी कौन सलाह देता है अगेंस्ट के खिलाफ, गॉड के खिलाफ युद्ध करने की? तो कौन देता है? मोलक देता है। सिन। सिन है सैटन्स डॉटर। सैटन की डॉटर कौन है? सिन है। हु स्प्रैंग फुल फॉर्म्ड फ्रॉम सैटन्स हेड व्हेन ही वाज स्टिल इन हेवन, और जब वो कहाँ थी? जब सैटन कहाँ था? हेवन में था। तो वो कहाँ थी? सैटन के सिर पर सवार रहती थी। शी गार्ड द गेट्स ऑफ हेल, और अब वो कौन है? अब वो हेल के, नर्क के दरबार में, के द्वार की क्या कौन है? गेट की जो द्वारपालक गार्ड है इस समय। कौन? सिन शैतान की डॉटर है, और कौन है? गेट ऑफ हेल्स की गार्ड है। डेथ। डेथ सन बाय हिज डॉटर सिन। डेथ कौन है? ये सैटन का सन है, बाय हिज डॉटर, इसकी डॉटर सिन से ही पैदा हुआ। टर्न रेप्स हिज मदर, और ये बाद में क्या करता है? अपनी माँ का ही रेप करता है। बी गेटिंग द मास ऑफ बीस्ट, यानी पूरी तरह से क्या है? ये बहुत पूरी तरह से जंगली है, एक तरह से डेथ बीस्ट से भरा हुआ है। आदम कौन है? एडम। अब तक हमने देखा कि डेविल की चर्चा की हमने। डेविल जितने भी थे पैराडाइज लॉस्ट में, जिनका जो रोल था वो सब हमने देखा कि उनका क्या काम था, कौन कौन नाम थे। अब हम एंजल की चर्चा करते हैं कि एडम कौन है? द फर्स्ट ह्यूमन, पहला ही मानव है। द फादर ऑफ आवर रेस अलॉन्ग विद हिज वाइफ ईव, केयर टेकर ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, यानी गार्डन जो ईडन है, ईडन का गार्डन है, बगीचा है, उसकी देखभाल करने वाला है।
और पहला मानव है जिसे हम अपनी रेस के, अपने जनरेशन का क्या करते हैं, फादर मान सकते हैं। और किसके साथ? विद हिज वाइफ ईव के साथ। फिर हमारा कैरेक्टर आता है ईव। ईव कौन है? द फर्स्ट ऑफ मैनकाइंड। ये भी क्या है? पहली मानव है। ईव वाज मेड फ्रॉम ए रिब टेकन फ्रॉम आदम साइड। तो ये कौन है? आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए ईव को बनाया था किसने? ईश्वर ने, आदम के साथ रहने के लिए। गॉड हु क्रिएट द वर्ल्ड बाय मीन्स ऑफ गॉड द सन आदम ईव। और गॉड कौन है? क्रिएटर है, बनाने वाला है इस संसार को किसके द्वारा? गॉड द सन के द्वारा, आदम और ईव के द्वारा। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है गॉड द सन। गॉड द सन कौन है? जीसस क्राइस्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी, यानी दूसरे जो इसके पार्ट है उसके प्रमुख हैं जीसस क्राइस्ट। गैब्रियल है, ही वाज द गार्ड एट द गार्डन ऑफ ईडन, यानी ईडन के जो गार्डन है, ईडन उसके कौन है? गार्ड है, द्वारपाल है। कौन? गैब्रियल। राफेल गॉड का मैसेंजर है, संदेश वाहक है, जो इन्फॉर्म करता है शैतान के प्लॉट के बारे में कि वो किस तरह से फॉलन एंजल को टेम्प्ट करेगा, लालच देगा। तो वो बताता है कौन? राफेल। एक तरह से कौन है? संदेश वाहक है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है यूरियल। यूरियल है एन एंजेलिक देवदूत है, हु गार्ड द प्लैनेट अर्थ। यूरियल इज द एंजेलिक देवदूत है, और जो किसका गार्ड है? अर्थ का, प्लैनेट जो है, ग्रह है अर्थ, उसका कौन है? गार्ड है। कौन? यूरियल। होम शैतान ट्रिक्स व्हेन ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेरब। और जिसे शैतान क्या कर लेता है? अपने बस में कर लेता है जब वो चेरब का बेस बनाकर आता है उसके पास, तो वो उसे प्रवेश करने देता है अर्थ में, अर्थ देखने के लिए। एब्डियल कौन है? ये भी एक एंजल है, हु एट फर्स्ट कंसिडर्ड ज्वाइनिंग शैतान इन रेबेलियन, जिसने पहले ज्वाइन किया था शैतान को विद्रोह करने के पर, बट आर्जूस अगेंस्ट शैतान, लेकिन शैतान से क्या हो गया? इससे तर्क हो गया, तो ये रेबल एंजल्स जो विद्रोही था एब्डियल वापस गॉड के पास आ गया। हिज कैरेक्टर डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ रेपेटेंस, यानी ये पछतावा करने की इसमें शक्ति थी, इसने पछतावा किया और वापस गॉड के पास लौट आया। कौन? एब्डियल। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है माइकल। माइकल के बारे में हमने पढ़ा था बुक 11th और 12th में, जिन्होंने निकाला था, तो ये वही है। He leads the angelic forces against Satan, his follower in the battle in heaven. He also in the battle stands guard the gate of heaven. तो ये क्या था? ये लीड करते हैं, यानी नेता हैं ये आर्मी के, फोर्स के, किसके विरोध? शैतान के। जो शैतान युद्ध करता है हेवन में, तो वो उसके प्रमुख कौन है? माइकल हैं। और ये इसमें गार्ड हेवन के, स्वर्ग के गेट पर के कौन है? गार्ड हैं, जो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा युद्ध के समय। कौन है? माइकल। एंड नरेट्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के भविष्य की कहानी सुनाते हैं किसे? आदम को। कौन सी बुक 11 और 12 में? कौन सुनाता है? माइकल सुनाता है। अब जॉन मिल्टन का ये पॉपुलर एपिक पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की पहचान है, उसकी लाइन है, क्योंकि लाइनें भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में। तो जॉन मिल्टन की जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी पहली लाइन, और इसमें वर्क में मिल्टन की जो लाइन है ना, वो केवल पैराडाइज लॉस्ट से ही नहीं है, उनके अदर वर्क से भी है। ऑन हिज ब्लाइंड, ये लाइनें जो है ऑन हिज ब्लाइंड की हैं। God doth not need either man's work his own, who gifts, who best. Where his mid-yoke they serve him best. His state is kingly,
thousands at his bidding speed. And post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ये बहुत फेमस लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। जॉन मिल्टन का वर्क थी, सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो उसकी ये फेमस लाइन है कौन सी? दे आल्सो सर्व, जो हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं या इंतजार करते हैं, वो क्या करते हैं? दे आल्सो सर्व, केवल सेवा करते हैं। सेकंड इनके वर्क की लाइन आती है डिसॉल्व मी इनटू एक्सटेलेस एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माइन आइज। ये लाइन है इल पेंसरोसो की। डिसॉल्व मी इनटू एक्सटेलेस एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माइन आइज लाइन है किसकी? इल पेंसरोसो की। फिर लाइन आती है ओ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फोरबिडन ट्रीज हु मोर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वो। With loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat। लाइन किसकी है? ये पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। आप इसमें डिसोबीडियंस से ही समझ गए होंगे कि ये किसकी लाइन है, किस वर्क की लाइन है? जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। सेकंड आती है इसकी वॉट इन मी इज डार्क, What in me is dark, illumine what is low rays and support। ये लाइन भी किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है ये। नेक्स्ट आती है आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये लाइन भी किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की लाइन है। नेक्स्ट आती है हमारी वॉट थो द फील्ड बी लॉस्ट, वॉट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकॉन्क्वेरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमोर्टल हेट, and study of revenge immortal hate and courage never to submit or yield and what is else not to be overcome। ये लाइनें भी किसकी हैं? पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट की लाइन है ये। टू बी मी वीक इज माइजरेबल डूइंग और सफरिंग, यानी क्या होते हैं? वीक होते हैं, माइजरेबल होते हैं, दयनीय होते हैं, डूइंग और सफरिंग कष्टदायक होते हैं, तो हो सकते हैं। तो ये किसकी लाइन है? ये भी पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। द माइट इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। यानी अपना मन है, दिमाग है कि हम किसको हेवन समझते हैं और किसको हेल को समझते हैं। यानी हम अपने मन से हेवन को हेल बना सकते हैं, स्वर्ग को नर्क बना सकते हैं और नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं। लाइन किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। फिर आती है टू रीजन इज बर्थ एम्बिशन थो इन हेल, बेटर इज रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो यहाँ पर ये कहता है कि महत्वाकांक्षा ही क्या है? पाने के लिए मतलब हेल में रहने के लिए हेल का राजा बनना क्या है? बेटर टू रीगन इन हेल, यानी अच्छा है स्वर्ग में राजा बनकर रहना। किससे? देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सेवा करने से।
तो ये लाइन किसने बोली है? ये भी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बुक फर्स्ट की। यह लूसीफर की लाइन है। अवेक राइज और बी फॉर एवर फॉलन, ये लाइन भी किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, यानी उठो चलो और हमेशा के लिए कहाँ रहो? हेल में जाके रहो। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। गॉड इज दाई लॉ thou mine to know no more, is woman happiest knowledge and her praise, ये लाइन भी किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। लाइफ इज कैप्टिविटी, लाइफ इज कैप्टिविटी एमंग इन ह्यूमन फोज, सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है। ये एक बर्ड्स ट्रेजेडी प्ले है जॉन मिल्टन का, उसकी लाइन है ये। क्या? लाइफ इज कैप्टिविटी एमंग इन ह्यूमन फोर्स, सैमसन एगोनिस्ट की। फिर आती है हिज सर्वेंट्स ही विद न्यू एक्यूज्ड ऑफ ट्रू एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ग्रेट इवेंट विद पीस एंड कंसोलेशन हैथ डिसमिस्ड and calm of mind all passion spent, सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है ये। just are the ways of God and justifiable to man, unless there be who think not God at all, if any the work obscure, for of such doctrine never was there school, but the art of the fool, and no man therein doctor but himself, ये लाइन भी सैमसन एगोनिस्ट की से ली गई है। जॉन मिल्टन का वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, उससे ही ली गई है ये लाइन भी। फिर आता है व्हेन नाइट, जब रात होती है। डार्कनेस द स्ट्रीट, गलियों में अंधेरा होता है। देन वांडर फोर्थ द सन्स, तब कौन निकलता है? घूमने निकलता है। फोर्थ सन्स ऑफ बेलियाल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, तो बेलियाल से ही आप समझ गए होंगे पैराडाइज लॉस्ट में कैरेक्टर है ये। तो ये किसकी लाइन है? पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट की लाइन है। लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस बैन, ये भी किसकी लाइन है? पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट की लाइन है, बुक फर्स्ट की। अनएग्जाम्पल्ड लव्ड, लव नाउ वेयर टू बी फाउंड लेस देन डिवाइन, ये पैराडाइज लॉस्ट थर्ड बुक की लाइन है, बुक थर्ड की लाइन है ये। टू नो एंड नोइंग वर्शिप गॉड एराइट, टू नो एंड नोइंग worship God aright, is yet more kingly, this attracts the soul, governs the inner man, the noble part, that other over the body, ये भी किसकी लाइन है? पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। but evil on itself shall back, recoil and mix no more with goodness, ये लाइन किसकी है? कॉमस की लाइन है। और कॉमस क्या है? क्लोजर ड्रामा है जॉन मिल्टन का। फिर वर्च्यू में बी असाइल्ड बट नेवर हर्ट, सरप्राइज्ड बाय अनजस्ट फोर्स बट डिड नॉट एंथ्राल्ड, ये लाइन भी किससे ली गई है? कॉमस से ली गई है। तो जॉन मिल्टन का वर्क है कॉमस, उसकी लाइन है ये। वर्च्यू में बी असेल्ड बट नेवर हर्ट। नेक्स्ट लाइन आती है ओ फॉल फ्रॉम दैट व्हाट हाई स्टेट ऑफ ब्लेस इनटू दैट वू, ये किसकी लाइन है? ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है ये लाइन। नेक्स्ट आती है दे हैंड इन हैंड विद वांडरिंग स्टेप एंड स्लो थ्रो ईडन टुक देयर सोलिटरी वे, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट फोर्थ की लाइन है ये।
फिर लास्ट लाइन आती है, सॉलिट्यूड इज सम टाइम द बेस्ट सोसाइटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस लाइन से बहुत आता है। तो ये कौन सी लाइन है? पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 की लाइन है ये, सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। जॉन मिल्टन ने अपनी कुछ सोनेट लिखी थी, 24 सोनेट लिखी थी जॉन मिल्टन ने। तो उन सोनेट को हम पढ़ेंगे आज उनकी फर्स्ट लाइन के साथ। केवल एक एक लाइन की हम चर्चा करेंगे। मोस्टली जॉन मिल्टन की वर्क से ही पूछ लेता है कि उनका वर्क कौन सा है या नहीं इसमें से। तो इनकी पहली सोनेट है टू द नाइटिंगेल। टू द नाइटिंगेल फर्स्ट सोनेट है। इसकी लाइन भी इससे ली गई है, ओ नाइटिंगेल दैट ऑन यू ब्लोमी स्प्रे। सेकंड जॉन मिल्टन की सोनेट है, हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। तो ये लाइन एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23 जनर क्या है? सोनेट है इसका। लाइन है इसकी, हाउ सून हैथ टाइम द सब्टिल थीप ऑफ यूथ। फिर 3 सोनेट आती है इनकी, डोना लेगिरेडा। तो ये इटालियन डोना लेगिरेडा है, इल क्यू बेल नोम ओनेरा। ज़्यादातर जो नाम है उन्हीं के नाम से जॉन मिल्टन की सोनेट की शुरुआत हुई है। जैसे ही 4 सोनेट है, क्वालम कैलो एस्प्रो। तो इसकी लाइन भी इसी से शुरू हुई है, इटालियन क्वाल इन कैलो एस्प्रो एल एम्ब्रूनिर। 5 इनकी सोनेट आती है, डेयोटी। तो इसकी भी फर्स्ट लाइन इसी नाम से शुरू हुई है, इटालियन डेयोटी एट आई डायर्ड कैन मेराविजली। 5 इनकी सोनेट है, पर सर्टो आई बी वोस्टर ओची। तो इसी की लाइन भी फर्स्ट लाइन भी यही है इसकी, जो सोनेट का नाम है, पर सर्टो आई बी वोस्टर ओची एमिका। 7 इनकी सोनेट आती है, जियोवनी पियानो। तो लाइन भी इसकी यही है, इटालियन जियोवनी पियानो ए सिंप्लिसिटी इन ए मेंटे। फिर इनकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट आती है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। लाइन इसकी है, कैप्टन और कॉलोनल। 9 इनकी सोनेट आती है, टू अ लेडी। तो इनकी फर्स्ट लाइन है इसकी, लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ। 10 सोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है, इससे भी आता है, टू द मार्गरेट ले। टू द मार्गरेट ले लाइन है इसकी, डॉटर टू दैट गॉड अर्ल वंस प्रेसिडेंट। 11 नंबर सोनेट आती है इनकी, ऑन द डेट्रार्कन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन। और इसकी लाइन है, अ बुक वाज राइट ऑफ लेट कार्ल टेट्रा शोर्डन। 12 नंबर की सोनेट आती है इनकी, ऑन द सेम। ऑन द सेम आई डिड बट प्रॉम्प्ट द एज ऑफ क्वाइट देयर क्लोज। मोस्टली इनके वर्क का नाम देकर पूछ लेता है, ये वर्क या 4 वर्क दे देगा आप में, इससे पूछ लेगा कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। तो हमें जॉन मिल्टन के मोस्टली सारे वर्क याद होंगे, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा है या कौन सा नहीं है उनका। तो 13 इनकी आती है, ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कसाइस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट। लाइन है इसकी, बिकॉज यू हैव थ्रोन ऑफ योर प्रीलेट लॉर्ड। 14 सोनेट आती है, टू मिस्टर एच लॉज ऑन हिज एयर्स। टू मिस्टर एच लॉज ऑन हिज एयर्स। लाइन है इसकी, हैरी हुज ट्यूनफुल एंड
वेल मेजर्ड सॉन्ग टू द मैचिंग। 15 सोनेट आती है ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन, माई क्रिश्चियन फ्रेंड डिसीज्ड 16 दिसंबर 1646। और लाइन इनकी है व्हेन फेथ एंड लव्ड विच पार्टेड फ्रॉम दाई नेवर, ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन की। 16 आती है इनकी ऑन द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स एट द सीज ऑफ कॉलचेस्टर। लाइन है इसकी फेयरफैक्स हुज नेम इन आर्म थ्रू यूरोप रिंग्स। 17 इनकी सोनेट आती है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल मे 1652। और लाइन भी इनके नाम से शुरू होती है क्रॉमवेल आवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रो अ क्लाउड। 18 इनकी सोनेट आती है टू सर हेनरी वैन द यंगर। और लाइन है वैन यंग इन ईयर्स बट इन सेज। 19 सोनेट बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ऑन द लेट मैस्कियर इन पेडीमोंट। और इसकी पहली लाइन है एवेंज ओ लॉर्ड दे स्लाटर्ड सैंड्स हुज बोन्स। तो सोनेट भी इनके नाम भी याद रखने हैं और मोस्टली इनकी पहली लाइन भी आप याद रखते चलेंगे इनकी। 20 सोनेट आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माय लाइट इज स्पेंट। जब इनकी लाइट चली गई थी 1652 में, ये अंधे हो गए थे, दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था 44 साल की एज में। उसके बाद में इन्होंने ये सोनेट लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 21 सोनेट आती है टू मिस्टर लॉरेंस। तो इसकी भी लाइन लॉरेंस से ही शुरू होती है लॉरेंस ऑफ वर्चुअस फादर वर्चुअस सन। 22 आती है इनकी सोनेट टू साइरेक स्किनर, टू साइरेक स्किनर साइरेक हुज ग्रैंड सायर ऑन द रॉयल बेंच। साइरेक से ही स्टार्ट है। 23 इनकी सोनेट आती है टू द सैम, टू द सैम साइरेक दिस, साइरेक के ऊपर ये सोनेट साइरेक दिस 3 years डे दीज डेज दो क्लियर। और लास्ट इनकी सोनेट आती है 24 ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। लाइन है इसकी टू द मेमो मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस एंड। ये जो इन्होंने लिखी थी ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, ये अपनी इन्होंने सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को डेडिकेट की थी, उसकी मृत्यु के बाद इन्होंने लिखी थी। शेक्सपियर की जो सोनेट थी वो मिल्टन की सोनेट से डिफरेंट थी, यानी मिल्टन की सोनेट शेक्सपियर की सोनेट से डिफरेंट थी। मिल्टन ने फॉलो की थी पेट्रार्कर पैटर्न, यानी पेट्रार्कर पैटर्न आपने जब मैंने लिटरेरी टर्म्स या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाए हैं तो वहाँ पर सीखा है हमने पेट्रार्कर सोनेट। पेट्रार्कर सोनेट में ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइन के एक स्टैंजा को बोलते हैं, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा को बोलते हैं। राइम स्कीम बनती है इसकी ABBA, ABBA, CDC, CDC या CDEDCD। He does not लो द पेट्रार्कन थीम। और ये क्या होती है पेट्रार्क, लेकिन इसमें राइम स्कीम पेट्रार्कन होती है पैटर्न पर, लेकिन थीम इसकी पेट्रार्कन नहीं है। He takes religious और political themes for his sonnet। इन्होंने अपनी थीम में जो ली है रिलीजियस यानी धार्मिक और राजनीतिक थीम ली है इन्होंने अपनी सोनेट में। हिज सोनेट्स आर फ्यू नंबर, इन्होंने कुछ ही सोनेट लिखी हैं जो क्या है बहुत दे आर रिच एंड सोल, यानी बहुत अधिक वो याद की जाती है। इन्होंने जॉन विलियम शेक्सपियर की तरह 154 सोनेट नहीं लिखी है, इन्होंने केवल 24 सोनेट लिखी है। काउंटिंग भी नंबर में आ जाती है कि जॉन मिल्टन ने कितनी सोनेट लिखी हैं, तो केवल 24 लिखी हैं।
ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका क्या है, बहुत अच्छा उदाहरण है इनका सोनेट का। इन द मेंटल एगोनी कॉज्ड बाय द ब्लाइंडनेस, यानी जो मानसिक रूप से कारण था ब्लाइंडनेस का, वो दिखाया है। अब हम इनकी चर्चा करते हैं कुछ मेजर वर्क की, पोएट्री एंड ड्रामा, यानी इनके पोएट्री ड्रामा के मेजर वर्क भी पूछे जाते हैं कि इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। मेजर वर्क में इनके पोएट्री और प्रोज के वर्क आते हैं, यानी इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये वर्क जॉन मिल्टन के हैं या नहीं है। तो इनका फर्स्ट वर्क आता है एल एलेग्रो, 1631 में आया था, और इसी का कंपेनियन पीस था एल पेंसेरोसो, यानी दोनों ही कौन कब आए थे, 1631 में आए थे। एल एलेग्रो, एल पेंसेरोसो। एल एलेग्रो होता है हैप्पी मैन और एल पेंसेरोसो होता है मेलैंकोली यानी दुखी व्यक्ति। 1634 में आया था कॉमर्स। कॉमर्स क्या था, एक मार्क्स था, प्रेजेंटेड हुआ था लुडलो कैसल में, कॉमर्स। 1637 में आया था लिसिडास। लिसिडास क्या था, एक पास्टोरल एलिजी है, ये इनके अपने फ्रेंड को इन्होंने डेडिकेट की थी, लिसिडास। 1645 में इनका वर्क आया था पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, यानी इंग्लिश और लैटिन की दोनों ही पोएम आई थी। कब, 1645 में। 1655 में आई थी, अभी हमने पढ़ा था सोनेट में, ऑन द लेट मेस्केर इन पेडमोंट। और 1667 में कौन आया था, पैराडाइज लॉस्ट वर्क आया था 10 बुक के साथ। 1671 में इसी का कंपेनियन पीस आया था पैराडाइज रीगेंड, और 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ आया था सैमसन एगोनिस्ट्स। 1673 में पोएम्स एंड अपॉन सेवरल ओकेशंस लिखी गई थी। फिर स्टार्ट होता है इनका प्रोज वर्क। ये हमने कुछ बात की थी पोएट्री की। प्रोज में 1641 में आया था ऑफ रिफॉर्मेशन, 1641 में ही आया था प्री लेटिकल एपिस्कोपेसी, और 1641 में ही आया था एनिमेट वर्सन्स। 1642 में आया था द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी, 1642 में आया था। 1642 में ही आया था अपोलोजी फॉर स्मैक्टाइमोनियस। 1643 में आया था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। जब इनकी 1642 में शादी हुई थी तो उसके बाद में अनहैप्पी शादी थी, ये अनमैचिंग शादी थी। ये 17 ईयर्स बड़े थे अपनी वाइफ से, मैरी पावल से, तो उसके बाद में इन्होंने ये लिखा था डॉक्ट्राइन डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, क्योंकि उस समय डाइवोर्स लेने पर मनाही थी, डाइवोर्स नहीं लिया दिया जाता था। 1644 में आया था जजमेंट ऑफ मार्टिन बूचर कॉन्सर्निंग डाइवोर्स। कब आया था, 1644 में आया था। 1644 में ही आया था ऑफ एजुकेशन। 1644 में ही कौन सा वर्क आया था इनका, ऑफ एजुकेशन आया था। और 1644 में ही इनका वर्क आया था एरियोपैगिटिका। एरियोपैगिटिका क्या था, एक प्रोज वर्क था जो फ्री ऑफ प्रेस के ऊपर लिखा था इन्होंने। 1645 में आया था टेट्राशोर्डन, 1645 में टेट्राशोर्डन आया था। 1645 में ही आया था कोलेस्ट्रियन। 1649 में इनका वर्क आया था द टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। कब आया था, 1649 में। देखो जो मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें कभी कभी इनके वर्क की डेट भी पूछ लेता है कि कब पब्लिश हुआ था। 1649 में ही आया था इकोनोक्लास्टस, 1649 में इकोनोक्लास्टस। 1691 में आया था डिफोंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो फर्स्ट डिफेंस। कब आया था, 1651 में आया था। 1654 में आया था डिफेंसियो सेकुंडा, सेकंड डिफेंस, डिफेंसो सेकुंडा कब आया था, 1654 में आया था।
1659 में आया था ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, 1659 में आया था। 1659 में ही इनका वर्क आया था द लाइकलाइज्ड मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च, 1659 में आया था ये। 1660 में आया था द रेडी एंड इजी वे टू एस्टेब्लिश फॉर कॉमनवेल्थ, द रेडी एंड इजी वे टू एस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ। 1660 में आया था ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट सरमन, ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट सरमन, 1660 में आया था। 1669 में आया था एक्सीडेंस कमेंस्ड ग्रामर, 1669 में। 1670 में आया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ये इनकम्प्लीट वर्क इनका रह गया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। 1672 में आया था आर्टिस लॉगिसे प्लेनर इंस्टीट्यूटो, आर्ट ऑफ लॉजिक के नाम से भी ये पब्लिश हुआ था, 1672 में आया था। 1673 में आया था ऑफ ट्रू रिलीजन, और 1674 में ही एपिस्टोयल फैमिलियरिस, और 1676 में ही आया था इनका प्रू लोसियंस। 1682 में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोवियो एंड अदर लेस नॉन कंट्रीज एंड ईस्टवार्ड ऑफ रसिया एज फार एज द कैथे गैथर्ड फ्रॉम राइटिंग सेवरल आई विटनेस, यानी इन्होंने बहुत सारी राइटिंगें ये लिखी थी। 1600 यहाँ 1823 हो गया। 1623 में इनकी क्या आई थी डी डॉक्ट्रिना, किसने क्या थी, एक सोनेट थी, अभी हमने पढ़ी थी। और इसके बाद में हम इसकी पॉपुलर भी हमने 23 सोनेट पढ़ी थी। उसके बाद में कुछ सोनेट इनकी क्या हुई थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उनमें से कौन थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज डिसीज वाइफ टू मिस्टर लॉरेंस, ये अलग अलग पोएम में हैं, दोनों सोनेट हैं। टू अ वर्चुअस यंग लेडी और टू द लॉर्ड जनरल ग्रामर पर लिखी थी ऑन द लेस्ट मेस्केयर ऑफ पेड्यूमेंट, टू मिस्टर साइरेक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस, और व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। तो और इनका एक सोनेट ऑन हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23। तो ये कुछ इनकी प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट थी 23 सोनेट में से, जिनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। एक ही वीडियो में इनके सारे वर्क हैं, क्योंकि इनके वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट राइटर पीवी शैली के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे पीजीटी के सिलेबस के राइटर हैं।